Hello dears, a very good morning once again, and there we are for colligative properties of solutions. उसके लिए हम साथ साथ हैं, तैयार हैं आप? तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. Section A, SCQs. Question number 1, 2, 3. Third. For the solution of gases W, X, Y and Z in water at 298 Kelvin, the Henry's law constants are tang, tang, tang and tang respectively. ठीक है. The correct plot for the given data is, अच्छी बात है. पहले तो हेनरीज लॉ लिखना आता है आपको? क्या है हेनरीज लॉ? ऑप्शन डी आ रहा है सर, आंसर में सी दिया है, मुझे डी आ रहा है. एक बार देखते हैं. अच्छा, सी और डी, ठीक है. लेट्स टेक अ लुक. डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऑर्डर और सीक्वेंस तो सबका सेम है, स्लोप्स का अंतर दिख रहा है और उससे हम कुछ हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज हेनरीज लॉ? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू KH. ठीक है. तो नाउ Y इज इक्वल टू mx, जहां x है मोल फ्रैक्शन. हाँ, अच्छा, एक अजीब बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ओके, हाँ, और ये y जो है, दिस इज y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P. Now this is mole fraction of gas, which is 1 minus mole fraction of water into KH. ये x नहीं है, सॉरी. गौर करें, है ना. तो how much this becomes minus KH into mole fraction of water plus KH, Henry's law constant. ठीक. तो y is mx plus c. तो जैसे जैसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ जाएगा वैसे वैसे उतना ही नेगेटिव स्लोप हो जाएगा. पहली बार तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो ए और बी तो आउट हो गए, जो आप कंफर्टेबल हैं. आपकी तुलना थी सी और डी में. तो आप देखिए 0.5 2 35 40 डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लगातार डब्ल्यू एक्स वाई जेड सीक्वेंस तो सेम है ही सही, विच इज फाइन. और दूसरी चीज जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो है स्लोप्स अपैरेंटली. इसमें अगर आप देखें, सबसे कम स्लोप तो W का ही है, फिर X, उससे ज्यादा Y और सबसे ज्यादा Z. हाँ, ये तो C तो अनकंफर्टेबली लग रहा है मुझे जिस तरह से बना हुआ है. जो ड्रॉन है C, आप कह रहे हैं कि C ऑफिशियल उत्तर है, पर ये तो हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर मैं बिल्कुल ही अंधा नहीं हो गया हूँ तो डी में एक्स वाई का स्लोप देखिए, उसमें दिक्कत है. रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है डब्ल्यू का. व्हेन वी कंपेयर स्लोप तो बहुत ज्यादा ही दिखा दिया. इट शुड बी डब्ल्यू का स्लोप सबसे कम होना है. अच्छा, हाँ, ये एक चीज और है. अच्छा, हाँ, ठीक बात है. W बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना सही, लेकिन हल्का सा ही होना चाहिए. उससे ज्यादा स्लोप X का, और X मतलब थोड़ा ही है, उससे ज्यादा होगा Y, और लगभग उतना ही पर थोड़ा सा ज्यादा होगा Z. इस तरीके से. तो यहां पर ये जो X का स्लोप हाईएस्ट दिखाया है, ये तो आउटराइट गलत है. अच्छा होता W भी हल्का सा नीचे आता, दिख जाता, पर चूंकि स्लोप बहुत ज़रा सा है, 0.5 और 40 में मतलब 80 टाइम्स का अंतर है. तो अगर कोई एक सर्टेन स्लोप आपने को Z का दिखाया है, इट इज़ पॉसिबल कि शायद W का स्लोप हल्का सा हो, उतना ना हो, न दिख रहा हो साफ साफ. ठीक बात है. तो मतलब क्या C और D दोनों बहुत आइडियल ऑप्शन है? नॉट रियली. C को और ढंग से बनाया जा सकता था, मना नहीं कर रहा मैं, पर जो ऑब्वियस एक गंदा पॉइंट D में है वो है X का स्लोप सबसे ज़्यादा होना, जो कि निश्चित रूप से गलत है. तो डी को तो रिजेक्ट इसलिए कर ही देना चाहिए. हारे को हरिनाम कुछ नहीं है, तो फिर सी होगा, इसलिए सी. बट सी के स्लोप्स ठीक कराने होंगे.
हाँ, ये ओरिजिनल जेई की ग्राफ है, ये आप बता रहे हैं मुझे, मैं जानता हूँ, पर हम तो ठीक कर लें। जेई से कोई लड़ने नहीं जाता, पर हमको तो ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना लोग तो हम उस ग्राफ को एक्चुअल ग्राफ प्लॉटर पर स्लोप नाप कर ठीक से बना लें। -0.5, -2, -35, -40 इस तरीके से आ रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में उसको बनाएं। देखें, इज दिस फाइन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11। अरे वाह, Yes, sir, 11 में ड्रॉप। मैंने अरे वाह बोलना नहीं चाहिए था, है ना, पर अच्छी बात है, अगर आप यहाँ तक पार कर आए हैं तो बहुत अच्छे। इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर देयर करेक्टनेस। ए बी सी डी ई, क्या इसमें स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ई चाहते हैं आप? A negatively charged sol is obtained when Ki is added to silver nitrate solution। हाँ, मतलब ये वैसे तो देखो डिपेंड करता है, हाँ वैसे तो सरफेस का है ना, और सरफेस भी सुन तो रखी है आपने, आप इसके लिए तो बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता कि सरफेस है तो अपन सरफेस के नीचे डाइव कर गए हैं। देखिए होता क्या है, जब आप AgNO3 में Ki डालेंगे तो पहले तो AgI का आएगा प्रेसिपिटेट और KNO3 बच जाता है। अब इसमें क्या है, अगर I- थोड़ा सा कम कर दें आप तो AgI थोड़े बहुत Ag+ के साथ जुड़कर एक कैटायनिक सॉल्व भी बना सकता है, और अगर आप I- एक्सेस में ले आए तो ये थोड़े बहुत वही AgI थोड़े बहुत I- के साथ जुड़कर एक एनायनिक सॉल्व भी बना सकता है। ये दोनों तरह के सॉल्व्स की संभावना सिल्वर के हैलाइड्स के साथ होती है। AgCl, AgBr, AgI तीनों ये काम करते हैं। अब क्या बोला है, अ नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ये ये सही भी है और नहीं भी है, ये डबल मीनिंग है। मतलब ये सही हो सकता है पर ये हमेशा सही है ऐसा नहीं है। तो खैर देखते हैं क्या है, ऑप्शंस क्या क्या ऑफर्ड है। अच्छा, ऑप्शंस भी बहुत गंदी हैं। यहां पर ऑप्शन 4 है बी एंड डी ओनली, और ऑप्शन 1 है बी डी एंड ई ओनली। अब यार लॉजिकली तो दोनों ही हो सकते हैं। यस सर, वही पूछ। आई मीन क्या ई गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। क्या ई हमेशा सही है? हमेशा भी सही नहीं है तो वो मतलब अच्छा, अब मैं कई बार वही कहता ना कि अगर ये क्वेश्चन हमने बना के दिया होता तो अब तक आप नाथूराम गोडसे बनकर मुझे गोली मार चुके होते, है ना। लेकिन अब ये तो स्वयं साक्षात जेई ने दिया है, अब क्या बोलेगा उनको कोई, वो तो एक अदृश्य, जैसा कि आप जानते हैं वो सब, है ना। तो मैं बार बार वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, है ना। तो ये आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट जिसने क्वेश्चन दिया है उसी की है, और वो मैं नहीं हूँ। PYQs हैं ये, ठीक। तो कायदे में अगर मैं एग्जामिनर हूं तो आई वुड एडमिट दैट दिस आंसर इज ईदर डी और 1 भी गलत नहीं है, ठीक ही है। साइंस की दृष्टि से, सनक की दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट साइंस। सनक तो है जिन बड़े लोगों की, उनकी है। आगे बढ़ जाऊं, यस सर। लॉजिक इतना ही है बस, ठीक है। What about question number 12? Anybody wants question number 12? 13. Section B. Section B में question number 1. यस सर। How many of these statements are true for the graph shown in the figure? Okay. This graph is sketched for vapor liquid composition of a binary mixture in equilibrium with its vapors. आप देख सकते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये दिख ही रहा है, और वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो इसका मतलब इट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
ठीक है ना। अच्छा, फिर आइए स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और हिसाब लगाते हैं क्या है। पहला, द लिक्विड मिक्सचर इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। इट शोज नेगेटिव डिविएशन। नो, इट शोज पॉजिटिव डिविएशन। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हमेशा जिसमें ग्राफ ऊपर होता है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा? अगर मैं कहता हूं कि अगर यही ग्राफ नेगेटिव डिविएशन शो करता तो यहां पर प्रेशर की बजाय कौन सा आ सकता था, क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी आती अगर ये नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ रहा होता है? नहीं, टेम्परेचर। यस, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन होता तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, किसमें? नेगेटिव डिविएशन में। यहां वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ उल्टे यहां नीचे ऐसे करके आ जाता अगर कोई बनाता तो। अभी क्यों बोल रहे हो? मैं तो एक तो एग्जॉस्टिव रिवीजन है ना, उसकी दृष्टि से, ताकि एक क्वेश्चन के बहाने दूसरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये क्यों गलत है? Z represents the highest bubble point of liquid mixture. Z वैसे तो एजियोट्रोप है। अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर है तो ये क्या है? ये वो मिक्सचर है जहां वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं एंड द लिक्विड डिस्टिल्स विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। वो सब तो ठीक है ना, लेकिन मुद्दे की बात, हाईएस्ट बबल पॉइंट होता है टिपिकली प्रेशर का, ठीक? तो हाईएस्ट बबल पॉइंट मतलब मैक्सिमम कितने प्रेशर पर बबल बन सकता है। हाँ जी, तो मैक्सिमम इतने प्रेशर पर बबल बन सकता है, ठीक बात है ये तो, क्योंकि लिक्विड और वेपर दोनों हैं ही सही, ये तो बात ठीक है। आर, कोई पॉइंट मुझे रिपीट करना हो तो पहले बता देना। पी क्यू आर यहां तक ठीक है, पक्का? ठीक है। एस, at point F, entire mixture exists as liquid. Okay. F कहां है? F तो यहां है। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, और इन लाइंस के अंदर वाला जो पोर्शन है ये सारी वो कॉम्पोजिशंस रिप्रेजेंट करता है व्हेन देयर इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो यहां, अरे जो भी है, मैं अज्ञात कारणों से यानी लिख पा रहा हूं, लेकिन जो ये और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। प्रेशर हद से ज्यादा हो तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन लिक्विड है, नीचे वाले लाइन के नीचे वाला पोर्शन पूरा का पूरा वेपर है। दिस इज ऑल वेपर एंड दिस इज ऑल लिक्विड, ऐसा है। तो F सही है? नहीं, कहता ये S, ये गलत है। S, T, at point G entire mixture is liquid. G का है? नहीं, गलत बात है। G नीचे है तो entire mixture is vapor। लो प्रेशर हो गया ना ये, तो और नीचे आओगे तो सब कुछ वेपर हो जाएगा। एट पॉइंट H सब कुछ लिक्विड है। H कहां है? फिर वही बेशर्मी की बात, H पे सब कुछ वेपर है, लिक्विड नहीं। एट पॉइंट Z एंटायर मिक्सचर इज लिक्विड। Z कहां है? यहां ऊपर है। एक मिनट, ये थोड़ा सा छुप रहा है मुझे, तो Z अलग से कोई पॉइंट है या यही पॉइंट है, पीक पॉइंट है? पीक पॉइंट नहीं दिख रहा। हाँ, Z पीक पॉइंट है। नहीं, जब तक आप इस ग्राफ पर हैं तब तक तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। आप ये नहीं कह सकते कि वेपर और लिक्विड नहीं है दोनों। तो एट 3 एटमॉस्फेयर लिक्विड एट पॉइंट C इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स एट पॉइंट D। एट 3 एटमॉस्फेयर लिक्विड एट C एंड वेपर एट D। सही बात है, ये ऊपर वाली लाइन लिक्विड की है, नीचे वाली लाइन वेपर की है। क्यों? इसके ऊपर पूरा लिक्विड है, इसके नीचे पूरी वेपर है। तो इस प्रेशर पर ये लिक्विड, इस कॉम्पोजिशन का लिक्विड इस कॉम्पोजिशन की वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा,
ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। At 3 atmosphere D is in equilibrium with E. लिक्विड एट D, नहीं यहां पे लिक्विड है ना, यहां पे तो वेपर्स है, नीचे जो वेपर्स को टच करे पूरे वेपर वेपर, D भी वेपर है, E भी वेपर है, सॉरी। तो यहां अगर लिक्विड D उड़ेगा तो ये C उड़ेगा, तो वेपर D इक्विलिब्रियम में होंगी। यहां लिक्विड F विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स एट E। तो ये पूरी लाइन जो है, नीचे वाली लाइन वेपर्स की है, ऊपर वाली लाइन लिक्विड की है, ये नहीं भूलना चाहिए। और बहुत आसान से याद रखना, मैं तो इसे हमेशा ऐसे याद रखता हूं, कैसे कि बॉस लो प्रेशर पर सब वेपर हो जाता है, हाई प्रेशर पर सब लिक्विड हो जाता है। तो ये पूरा जोन कौन सा है? ये पूरा जोन लिक्विड का है। और इससे जो टच में है वो भी क्या है? जो इससे टच में है वो भी लिक्विड है। तो दिस इज ऑल लिक्विड। अपर लाइन लिक्विड, लोअर लाइन वेपर, दैट्स इट। Liquid at D, false. And last option, at 3 atmosphere, liquid at E. नहीं, there is no liquid at E. E पे वेपर है, वेपर सेट F गलत है, ये भी गलत है। बहुत बदतमीजी वाला क्वेश्चन है, इतने सारे स्टेटमेंट, इतना टेढ़ा ग्राफ, सबके सब गलत स्टेटमेंट हैं। जी हाँ, बहुत इन्हें गिने स्टेटमेंट्स ही सही हैं। कौन से? PRW, 3 स्टेटमेंट सही हैं और शेष गलत हैं। देख लीजिए, ठीक है। आप कुछ दोबारा पूछना है? सर बोलो। सर एट पॉइंट F इंटायर मिक्सचर एग्जिस्ट एज लिक्विड नहीं होगा? एक मिनट, एक बार जरा इस पे कचरा साफ कर लूं, फिर देखता हूं। हाँ, एट पॉइंट F नहीं, अगर F यहां होता तो जरूर हो जाता। ओके सर। मतलब ये जो पोर्शन है ना, कभी भी प्रेशर अगर यहां है, हाई प्रेशर मींस ऑल लिक्विड, दिस इज ऑल लिक्विड। लो प्रेशर मींस ऑल वेपर। और जो बीच का ये जोन है, दिस रिप्रेजेंट्स इंक्लूडिंग द लाइंस, लाइन के ऊपर हो या अंदर हो, दिस रिप्रेजेंट्स वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। लाइन के ऊपर जो है वो बबल पॉइंट्स हैं, लगभग पूरा लिक्विड है, बहुत छोटू सा पहला बबल है वेपर का। जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, दीज ऑल आर ड्यू पॉइंट्स, मतलब पूरी पूरी वेपर बन गई और बस एक लास्ट बूंद बची है किसकी? लिक्विड की। बीच में आ जाओगे तो थोड़ा लिक्विड थोड़ा वेपर मिक्सचर है। इस तरह से इसको देखना चाहिए। ओके सर। ठीक है ना? चलिए, एनीथिंग एल्स? कैन आई गो अहेड? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉल्यूशंस काफी इजी पड़ा आपको ऐसा लगता है। 8, अच्छी बात है। 9 and 10, 11. Said 11. 11th. A soft drink was bottled with a partial pressure of CO2 of 3 bar. अच्छा. Over the liquid at room temperature. यहाँ है रूम टेम्परेचर और यहाँ है CO2 at 3 bar. The partial pressure of CO2 over the solution approaches a value of 30 bar
when 44 grams of CO2 is dissolved in it होगा शायद। ठीक है, फिर क्या फर्स्ट डिसोसिएशन 1 kg, कुछ स्यापा है। सर वो इज डिसॉल्व्ड के बाद इन 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर है। हाँ, कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे दिख रहा है, कहता है 1 मिनट रुको। द पार्ट एक ये है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है कितना 30 बार। ठीक है, अच्छा, when 44 grams of CO2 is dissolved in 1 kg of water at room temperature, ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये हटा दे तो, अरे दिलचस्प, एक मिनट ना, यस ठीक है। If I just remove this portion, ये, now does it make sense? हाँ, it is 1 kg of water at room temperature. The approximate first dissociation, ये यहाँ आ जाएगा, of H2CO3 is so much. ठीक है, Ka is 4 into 10 raised to minus 7 for H2CO3. यह है 1 kg वाटर, 44 of CO2 dissolved. pH कुछ दी थी जो यहां पे नहीं है। pH कितनी होगी, यानी pH ऑफ वो O ये है, pH ऑफ ये O यहां का है, ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज x इंटू 10 रेज़ टू, अच्छा वो -1 यहां का है। एक मिनट, ये मेरे पास स्क्रीन पे मिसप्रिंट है, आपके पास तो दिखता है ना। ठीक है, हाँ हाँ वही, अब तो मैंने फिगर आउट कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। ठीक है, फाइंड x, pH निकाल ली है। हेनरीज लॉ को एक हल्के से सुपरफिशियल आयनिक के साथ जोड़ा है। जो हिंदी भाषा में बोलूं, क्योंकि वो मिसप्रिंट से मैं बहुत इरिटेट हुआ और कुछ दिक्कत आई, बट अब देख लीजिए, है ना। 2 केसेस बताए हैं। एक बताया है कि अगर मेरे पास CO2 थी 30 बार पे और 1 किलो पानी के साथ कांटेक्ट में थी, तो 44 ग्राम से बहुत ज़्यादा, इतनी घुलती तो नहीं है, अगर दे रखा है ऐसे ही 44 ही है, कुछ और है कि 44 ग्राम यानी कि 1 मोल घुल गई है किसमें, 1 किलो पानी में। अच्छी बात है। अब अगर आप CO2 का पार्शियल प्रेशर 3 बार कर देंगे, अगर 3 बार कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी 1/10 खुलेगी। क्यों, 30 का 3 कर दिया, प्रेशर 10 टाइम्स कम कर दिया, हेनरीज लॉ से आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इज 10 टाइम्स लेस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व CO2 ऑल्सो विल बी 10 टाइम्स लेस। यहां पर है 1 मोल CO2 इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 मोलर थी यहां पे, तो यहां पर हो जाएगी 0.1 मोलर। बहुत लंबी चौड़ी नहीं, इतनी सी बात है खाली ये कि प्रेशर 10 गुना कम कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। आर यू कंफ्यूज टू दिस पॉइंट? नहीं। फिर तो बड़ा आसान है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट KaC0। Ka कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ और C0 है 0.1 विच इज 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो pH कितनी हो जाएगी, pH विल बी 4 माइनस log ऑफ 2, 4 माइनस log 2 एंड log ऑफ 2 इज 0.3, तो 4 माइनस 0.3 विच इज 3.7। तो pH is 3.7 which is 37 into 10⁻⁻⁴
विच इज x इंटू 10⁻⁻1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37। ये बोला था एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत दुर्गत है भगवान? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13। सर डिस्टिलेशन के कंसेप्ट पे बड़ी विजिट करवा दीजिए। डिस्टिलेशन का वो जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी लिखवाया था ना, इस क्वेश्चन में वो लग रहा है, वो लाइक ध्यान में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन देख लें एक बार क्या है। टू लिक्विड्स A and B are miscible over whole range of composition and may be treated as ideal. जय हो। At 350 Kelvin, vapor pressure of pure A is so much and vapor pressure of pure B is so much. तो आपको PA0 दे रखा है और PB0 दे रखा है, 24 किलो पास्कल्स और 12 किलो पास्कल्स। ठीक है, 60% A है, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए, आपकी फरमाइश थी कि वो मैं दोबारा करा दूं डिस्टिलेशन का क्वेश्चन ढंग से, शुरुआत से, कॉन्सेप्ट के साथ। यस सर। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे इसे। एक लॉ है जिसे दुनिया राउल्ट्स लॉ बोलती है। राउल्ट महाराज क्या बोल गए थे? उन्होंने कहा कि अगर कोई लिक्विड मिक्सचर है जो अपनी वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर इन वेपर स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ये हेनरीज लॉ से मिलता जुलता ही है। जो वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, या y1p इज x1 p1 नॉट। ये फंडामेंटल ऑफरिंग है किसकी? राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट महाराज ने एजम्पशन लिया था, है ना, y1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर स्टेट, x1 is mole fraction of 1 in liquid phase। क्या आप अप्रिशिएट करते हैं कि लिक्विड और वेपर्स दोनों में कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है? जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं या कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो आप सिर्फ एक फेज को कंसिडर करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं, वेपर को अलग करते हैं। ठीक है, P क्या है? P1 नॉट इज वेपर प्रेशर of pure 1 and P is vapor pressure of solution। ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, राउल्ट ने कहां से दिया? उन्होंने बस बोल दिया और चल गया तो चल गया, चलती का नाम गाड़ी, जो नमाने का बाड़ी। और यही नहीं, कुछ फायदा भी हुआ। जो सॉल्यूशंस इसके हिसाब से चलते हैं उनको आइडियल कहते हैं, और जो उसमें फिट नहीं होते उन्हें कलंकित कर दिया जाता है कि ये नॉन आइडियल है। राइट? अब सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपकी फरमाइश थी कि एक बार डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूं, है ना, तो मैं एक बार बोल रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिए। सब लोग चाहते हैं या खाली यही चाहते हैं? मतलब मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करके अंत में बोलूं या साथ साथ बोल दूं? सर ये लास्ट है। लास्ट है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जब हम कहते हैं y1p इज इक्वल टू x1 p1 नॉट, या y1 इज x1 इंटू p1 नॉट अपॉन p, तो p क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड आर यू अवेयर that this P
is x1 p1 naught plus x2 p2 naught. This p is x1 p1 naught plus x2 p2 naught. वहां कुछ स्यापा है शायद, जो भी। ये ठीक है। ये x1 x2 क्या है? ये मोल फ्रैक्शंस हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में ही कहीं होता है P? P इज वेटेड एवरेज बिटवीन P1 नॉट एंड P2 नॉट। इसमें एक होगा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, मान लो 1 है, दूसरा होगा लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट, और जो एवरेज वेपर प्रेशर है वो उनके बीच में ही कहीं है। कैन आई से दिस? यस सर। तो दैट मीन्स अब इफ 1 is more volatile, then P1 naught is greater than P, therefore P1 naught upon P is greater than 1. Therefore Y1 is greater than X1 कब? If 1 is more volatile. Yes sir. And this gives me principle of distillation. Principle of distillation कहता है the vapor phase Y gets richer in more volatile component than liquid phase X. जितना liquid phase में है कोई component 1, जब वो उड़ेगा तो liquid से ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसका हो जाएगा किसमें? vapor phase में। ये हम देख सकते हैं राउल्ट्स लॉ से, which makes sense also। वो ज्यादा वॉलेटाइल है, उसकी उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो वेपर फेज में लिक्विड के मुकाबले ज्यादा चला जाएगा, और जो लेस वॉलेटाइल है वो वेपर फेज में लिक्विड के मुकाबले कम जाएगा। Yes sir. ठीक? तो दिस इज द सो कॉल्ड कंसेप्चुअल बैकग्राउंड की डिस्टिलेशन होता ही क्यों है? क्योंकि लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम नहीं है। जो ज्यादा उड़ सकता है वो लिक्विड के मुकाबले वेपर में ज्यादा चला जाएगा, वो मोर देन 50% हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर लिक्विड फेज में मान लीजिए उसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो वेपर में वो 0.2 से ज्यादा हो जाएगा। वो 0.25 हो, 3.3 हो, 0.7 हो, इट डजंट मैटर, वो तो केस दर केस डिपेंड करेगा, लेकिन जितना है लिक्विड में उससे ज्यादा चला जाएगा वेपर में, ऐसा हम कहते हैं। ये आइडिया क्लियर है? Yes sir. अच्छी बात है। अब मान लीजिए यहां पर ऐसा ही एक लिक्विड मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं 1 और 2। तो एक बात तो हम ये जानते हैं कि जब ये पूरा लिक्विड था तो मान लीजिए जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से दोनों 50-50% थे। क्वेश्चन अलग है पर उसमें 60-40 दिया है, मतलब इजी पड़ता है, दिमाग कम लगता है, इसलिए 50 बोल रहा हूं। अब जब तक पूरा लिक्विड था 50-50 थे, और मान लो इसमें बहुत जरा सी, बहुत छोटू मोस्ट एक बुलबुला बन गया वेपर का। जो वेपर यहां पे इससे ज्यादा जगह नहीं है, मान लो ढका हुआ है, ज्यादा वेपर की जगह नहीं, इतनी सी जगह है वेपर की। तो जो बहुत जरा सी वेपर बनी, क्या उसमें 1 है या उसमें 2 है या उसमें दोनों है? दोनों है। उसमें दोनों है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जाए और दूसरा न जाए। राउल महाराज बोल गए जाना तो दोनों को पड़ेगा, ठीक है। और क्या वेपर में भी वो 50-50 है? नहीं। द वेपर फेज बिकम्स रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अगर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में रिच हो गया है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड में 50-50 थे, तो वेपर में अब 1 जो है वो 50% से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट? जैसे मान लीजिए लिक्विड में घट जाएगा उतना। तो इसका मतलब लिक्विड फेज में यानी कि 1 अब वेपर में ज्यादा चला गया 2 से, और लिक्विड में पहले 50-50 थे, और अगर वेपर फेज में 1 ज्यादा चला गया है तो लिक्विड में अब 1 कम बचा है, तो उस एक बबल के निकलने के कारण लिक्विड फेज की कंपोजिशन बदल गई। अब लिक्विड जो बचा हुआ लिक्विड है वो 50-50 नहीं है, उसमें 1 50% से जरा सा कम है और 2 50% से जरा सा ज्यादा है।
ठीक। यस सर। और जैसे जैसे एक के बाद एक बबल निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, प्लीज नोट, जो बचा हुआ लिक्विड है उसकी कंपोजिशन लगातार बदलती जाएगी एंड इट विल कीप गेटिंग रिचर इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। क्योंकि हर बबल के निकलने के साथ लिक्विड की कंपोजिशन, बचे हुए लिक्विड की कंपोजिशन बदल जाती है। तो मैं यह भी कह सकता हूं कि हर बार बचे हुए लिक्विड का एक बुलबुला निकला, वेपर प्रेशर कम हो गया, दूसरा निकला, फिर से कंपोजिशन चेंज हुई, फिर से वेपर प्रेशर कम हो गया। जैसे जैसे बबल दर बबल निकलते जाते हैं, बचे हुए लिक्विड की का वेपर प्रेशर लगातार कम होता जाता है। तो a mixture like this has no unique boiling point. फर्स्ट बबल जब निकला है तो उस प्रेशर को, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट बबल पॉइंट जिस प्रेशर पर निकला है उसको हम कहते हैं बबल पॉइंट प्रेशर। और जैसे प्रेशर कम करते जाते हैं वैसे वैसे और लिक्विड उड़ता जाता है, उड़ते 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 कम होते होते प्रेशर होते होते लास्ट एक पॉइंट बचता है जब पूरा का पूरा लिक्विड उड़ के वेपर बन चुका है, एक छोटी मोस्ट लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची है जिसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। जो पहले पूरा लिक्विड में था अब वो सारा का सारा उड़ के वेपर में जा चुका है और ये ड्यू पॉइंट बचा है। अगर और प्रेशर कम कर दूंगा तो पूरा लिक्विड हो जाएगा, अब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा और अब राउट लॉ लागू नहीं होगा। ये तो इन जनरल कहानी है किसकी, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की। यहां तक ठीक है? यस सर। अब डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है यहां पर लौट के देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिलेट इज कनेक्टेड। स्मॉल अमाउंट मतलब आप मान लीजिए कि जो लिक्विड था उसकी कंपोजिशन परिवर्तित नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। लिक्विड कितना था, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो था वो 0.6 था और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था 0.4 था, और इसकी जो वेपर्स निकाली आपने वो जरा सी निकाली है। लिक्विड की कंपोजिशन हम मान लेते हैं ऐसे केस में बदली नहीं है, तो इसका YA कितना होगा, YA इज XA PA नॉट अपॉन P। XA है 0.6, PA नॉट कितना है रे 24, अब P कितना है, P निकालना पड़ेगा, P सब्स्टिट्यूट करो कितना आ जाएगा, P इज X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट, यही बोला है ना, 24 और 12 किलो पास्कल्स। सो how much would that be? That is 12, 1.2 plus 0.4, 12 into 1.6 किलो पास्कल्स। तो ये है 12 into 1.6 किलो पास्कल, 12 2 से 24, वाह 0.8, 6/8, 3/4। तो YA आ गया कितना, सॉल्व करके देखिए आ गया 3/4। तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया इसके साथ 3/4, तो B आ जाएगा 1/4। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है जिशान? नो सर, नो सर। अच्छा, और अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मुझे यह जगह चाहिए। फिर क्या हुआ, ये जो वेपर्स निकली हैं, ये वेपर्स को अगर हम कंडेंस कर लेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगी डिस्टिलेशन, और कंडेंसेशन के बाद जो मिलेगा वो कहलाएगा डिस्टिलेट। क्या कहलाएगा, डिस्टिलेट। तो हमने कहा कि बाबू यहां से इसको लाओ और कंडेंस करो। तो ये आइटम है डिस्टिलेट। अब कोई कहे इस डिस्टिलेट में ए है या बी, जवाब है दोनों हैं। कितने हैं, जो था यहां वेपर वही कंडेंस होकर बन गया है लिक्विड। जितने मोल वेपर के निकले बेचारी सारी की सारी जाके कंडेंस हो गई। तो जो कंपोजिशन थी यहां वेपर की वही कंपोजिशन हो जाएगी यहां पर लिक्विड की। क्योंकि यहां की वेपर सारी कंडेंस हो गई तो जो वेपर यहां थी वो लिक्विड बन गया। तो अब ये एक नया लिक्विड है जिसकी कंपोजिशन है उतनी ही जितनी यहां की वेपर की थी। XA डैश कितना हो गया 3/4 और XB डैश कितना हो गया 1/4। व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ B? लो कर लो बात।
1/4 है डिस्टिलेट में B, तो कितना 25% है। बस इतनी सी बात है। 2 बार डिस्टिलेट किया शायद, सेकंड नहीं, नहीं, डिस्टिलेट। नहीं, अच्छा 2 बार, अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया। इट इज डिस्टिलेट इज कलेक्टेड एंड रीडिस्टिल्ड, ठीक है। तो हम आधे पे ही हैं, अभी आधा और मेहनत करनी बाकी है, ठीक है। तो करो। फिर यहां से कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, बोला कि इसको रीडिस्टिल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेपर निकालेंगे, और अब इसकी वेपर जो है जो निकलेगी वो कौन सी होगी। अब YB डैश इक्वल टू XB डैश इंटू PB नॉट अपॉन P डैश। डैश मतलब इस सबका इसका सेकंड वाले का आइटम जो है, और P डैश कितना है, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, जिसमें XA और XB डैश लगाकर हैं इस तरह से। यस देख रहे हैं। तो XA डैश कितना है बाबू, 3/4, PA डैश था 24, ये था 1/4 और ये था 12। कितना हो गया, 4 6 24 और 6 3 18, ये प्लस 3 कितना हो गया 21। तो P डैश है 21 किलो पास्कल्स, रक्षा कर प्रभु। और XB डैश कितना हो जाएगा 1/4, PB नॉट है 12 किलो पास्कल्स और P डैश है 21 किलो पास्कल्स। क्या बात है। तो ये हो जाएगा YB डैश जो इसके साथ वेपर में है, और जो यहां वेपर में है वही कंडेंस होकर दोबारा रीडिस्टिलेट में या रीडिस्टिलेशन में लिक्विड बनाएगा। तो कितना है बाबू ये 4 इसके बाद कर लेंगे। हो ही गया, क्या करेंगे 1/7। हाँ तो 1/7 विच इज इक्वल टू XA डबल डैश। जब ये वेपर्स कंडेंस होंगी तो उसका तो रीडिस्टिलेट में लिक्विड कितना है, मोल फ्रैक्शन है 1/7 इंटू 100 इज 14.14%। तो 14.14% है बी की सेकेंड डिस्टिलेट में ये उत्तर। अगर इंटीजर में राउंड ऑफ करना है तो 14 कर देंगे, ऐसे होगा। ओके सर, थैंक यू, क्लियर। राइट, चलिए इसी के साथ डिस्कशन समाप्त हुआ। नंबर कितने आए हैं आपके? 45 आए 100 में से? कम आए। हाँ अच्छा, आकर्षक जी 64 नाम भी बोलते हो क्योंकि मैं यश शर्मा 60, यश बाबा 64, आकर्षक 46, हृदान श्रीयान सर 51, हृदान 51, श्रीयान जी 43, सौजात्य सारंगी सर 36 आए 36, शौर्य रूमी सर आशीष 40, रूमी जी सर 44, सानुराग और खुशी सर 69, 69 इज ओके, बेटर देन अदर्स। खुशी जी तो मैंने भी दिया नहीं है। आपकी जय हो। अगर एग्जाम ही नहीं दिया तो डिस्कशन में क्या लाभ आने का। खैर चलिए, अच्छी बात है। नेटवर्क में चल रहा है। और जेमिमा जी सर 70, इज इट 17 और 70? सर 70, ओह दैट्स वंडरफुल, शानदार। जिनके नंबर देखिए, वैसे ये जितने भी आपके इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जैसे सॉल्यूशंस है ना, इसमें तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि स्कोरिंग शुड बी टेकन एज क्लोज एज पॉसिबल टू 100%। पर होता क्या है, जब हमारी थोड़ा सा कम नंबर लाने की आदत पड़ जाती है तो पेपर इजी हो या टफ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत मज़ेदार लॉ है, इसे आप मेरा पर्सनल लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, वो तो न्यूटन ने दिया था। ये पेडागोजिकल लॉ है। ये क्या है, नंबर जितने आते हैं उतने ही आते रहते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ पेपर एज लॉन्ग एज पैटर्न ऑफ द पेपर इज सेम। अगर पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होता है
तो टिपिकली जितने नंबर लोगों के आ रहे हैं, पेपर को आसान रख दो मुश्किल रख दो, इट मेक्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। 2-4% ऊपर नीचे होता है, हद से 5%, उतने ही आते हैं। कन्वर्स ऑल्सो इज ट्रू। तो फिर ये मेरे दिमाग में आया, क्योंकि पेपर इजी करो तो भी उतने नंबर आ रहे हैं, टफ करो तो भी उतने आ रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसा है। फिर मैंने कहा अगर बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस के, बहुत इजी क्वेश्चंस के पेपर करना शुरू करें और उसमें एक बार अच्छे नंबर लाना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें इजी होता है ना नंबर बढ़ाना, अगर आने लग जाए तो क्या टफ क्वेश्चंस में भी उनका स्कोर बढ़ जाएगा। एक्चुअली मैंने करके देखा है, ये है थोड़ा सा श्रमसाध्य काम, लेकिन बढ़ जाते हैं। तो ये बार बार जो मैं प्रैक्टिस पे स्ट्रेस करता हूँ, ये बातें बार बार कर रहा हूँ, इसीलिए है एक बार अगर आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना, किसी एक सब्जेक्ट में भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आप देखोगे आपकी पढ़ने की अप्रोच अपने आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और उनमें भी नंबर इनडायरेक्ट इफेक्ट से बढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है ये ईश्वर ही जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा होता जरूर है, ये मैंने होते हुए बहुत देखा है। तो इसलिए अगेन पहला टेस्ट तो आपने दे दिया है, ऐसा आया। इस बार हमने तीनों टेस्ट ओपन कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, है ना। तो आप चाहें तो जल्दी जल्दी भी अगर आपकी इच्छा हो तो दूसरे टेस्ट दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अब कोशिश ये करें कि अगले में थोड़े से एक वीकनेस पॉइंट्स जो थे वो पता लग गए। श्रेया, नंबर कहाँ कटे आपके? सर 15 नंबर, 15 नहीं सॉरी, हाँ 5 into कितना क्वेश्चन I'll have to calculate कितना कैलकुलेशन वाले थे। करो कैलकुलेट, है ना। सदमे में बैठने से क्या होगा। आकर्षक जी, आपके नंबर कहाँ गए? शौर्य, रूमी, जिसान। मेरे को पता था सोल्यूशन का टेस्ट है, बट मैं सरफेस रिवाइज कर दिया फिर। एंड आज मैं सुबह उठ के फिर देखा 8 बजे सोल्यूशन आ रहा है, तो बस मैंने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े और दे दिया टेस्ट, तो रिवीजन नहीं हुआ ढंग से। अब कर लीजिए। यस सर। और मेन पैटर्न का ही एक टेस्ट और है, पर मेरी एडवाइस ये है कि एडवांस करने के बाद, डिस्कशन के बाद उसको दीजिए। सर 25 नंबर मेरे एंड से सर कैलकुलेशन में चले गए, फिर बाद में देयर वर सॉल्यूशंस में कौन से कैलकुलेशन थे? इसमें टफ भी नहीं थे कैलकुलेशंस। सर बेसिक कैलकुलेशन आज पता नहीं सर, बीमार जैसा लग रहा था, तो आई वाजंट वेरी वेल इन द पेपर। आफ्टर इट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में जा रहा है। श्रेया, बट दिस इज वेरी सीरियस। सर ये वापस चालू हो गया, इसके पहले इट वाजंट देयर। ये लास्ट 1 वीक से सम रीजन हर एक इसमें नोटिस कर रहा हूँ, तो कुछ तो होगा। सो प्रॉब्ली आई हैव टू गेट माय सेल्फ चेक्ड अप। गेट योर एक्ट टुगेदर। थोड़ा फोकस बढ़ाओ, प्राणायाम करो। मन जब बहुत बिखरा हुआ होता है ना, तब कैलकुलेशन गलत होते हैं। भाई 2 + 2 5, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हम जानबूझ के लिख रहे हैं। नहीं सर, अभी जैसे 14.1 सवाल था जहाँ पे आंसर 15 था एंड मेरा 14 आ गया, फिर बाद में देयर लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड अभी जैसे डिस्टिलेशन वाला एक सवाल था, उसमें मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं है सेकंड डिस्टिलेशन के बारे में। तो ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू। ये मेरा ऑलमोस्ट 0 हो गया था लास्ट वीक तक। ये श्रेया, मैं आपको बताऊं, ये टेस्ट देने की जो प्रैक्टिस है ना, माइंड, ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। माइंड टेस्ट के मोड में एक एफर्ट के बाद एंटर करता है। मतलब ये ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह तो अब आई है। मैंने एक बार बहुत पहले, करीब 2010 के आसपास, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एंगेज करके इसका प्रोग्राम बनाना शुरू किया था कि हम अपने सेंटर्स पर ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो वो कुछ बना के लाया। उसने कहा कि सर आप 10 क्वेश्चन आप दे दीजिए तो हम टेस्ट कर लेंगे। तो हमने दे दिए। अच्छा, मज़े की बात है, टेबल पर मेरे ही बनाए हुए 10 क्वेश्चन पड़े थे, हाथ के लिखे हुए। मैंने उसको दे दिया आंसर कैसे। उसने डाले डोला पर अगले उसमें आया सेशन में, तो 10 क्या करीब 30-40 क्वेश्चन दिए थे उससे। तो उसने कहा आप चेक कर लीजिए। पहले एक माइक्रो टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया एंड टू माय शॉक आई गॉट 4 ऑफ देम रॉन्ग। अब ध्यान दीजिए, मुझे ठीक है, आज मुझे नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा हो गए, पर तब भी मैं आई वॉज स्टिल प्रेटी गुड एट दैट टाइम ऑल्सो। मतलब बुरा मैं रत्ती भर तब भी नहीं था, है ना। और मेरे हाथ के लिखे हुए अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मतलब खुद के क्वेश्चन सोल्यूशन बना रखे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, जो सॉफ्टवेयर था वो भी मुस्कुराया, है ना। अब मेरे मत्तर में आग लग गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। मैंने कहा अब तो ध्यान से दो। फिर मैंने अगला दिया, फिर भी 2 गलत निकले। फिर उसके बाद फिर मैंने तो फिर बहुत केयरफुली पेपर एक बार दिया, फिर रिवाइज किया, चेक किया, फिर जाके वो सही होने शुरू हुए। तो जब एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, उस सब्जेक्ट का
एक ठीक ठाक एक्सपर्ट कहा जाता हूँ, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं, वो भी जब गलत हो जाते हैं, कितने 60% 80% स्कोर ही उसमें आ रहा है, जबकि वो तो कंठस्थ है पूरा, आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो ये होती है माइंड के ओरिएंटेशन की एरर, है ना। ये बहुत इजी होती है, इसीलिए ये बार बार जो इंटेंसिव टेस्ट सीरीज की मैं बात करता हूँ कि इतने सारे सुनने में लग सकता है कि 60 70 80 90 टेस्ट ले रहे हो तुम, तो क्या है, बट इसके बगैर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा कर अगर मैं भाग जाऊंगा तो आई कैन डू दैट, बट उससे आप ये भी, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है पढ़ा तो दिया सर ने, अब तो मुझे ही करना है, पर बच्चे करते नहीं अपने आप। जो कर लेते हैं ऑफ कोर्स उनको फायदा होता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि ये बार बार ये टेस्ट दे देकर टेस्ट के टेम्परामेंट में आ जाएं, उस मूड में आ जाओ। ऑल्दो सारे बच्चे जनवरी तक उस मूड में आ जाते हैं, पर जब वो मोमेंटम गेन करना शुरू करते हैं तब तक तो यही आ जाता है। तो अगर अभी से हम धक्का लगाएंगे अक्टूबर से, तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे कितना भी इनर्शिया होगा ना, वो नवंबर एंड तक एक्सेलरेट हो जाएगी, और फिर जाकर जैन तक तो हम एक बहुत अच्छी स्टेटस में आ जाएंगे, है ना। तो दैट इज द टारगेट ऑफ दिस एक्टिविटी, और इसीलिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत लगन के साथ अपने को करना है। तो आई एम हैप्पी कि काम शुरू हो गया है। अच्छा, पिछले टेस्ट में भी आप में से कई लोगों का फीडबैक था कि फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में मतलब 2-3 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 100% गेन था मार्क्स में, जितने मार्क्स फर्स्ट में थे उसके डबल हो गए सेकंड में, है ना। तो ये माइंड का फोकस जैसे जैसे बंधेगा, न सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज होकर रिवीजन आपका टेक्निकल रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट देने का जो टेम्परामेंट है वो भी धीरे धीरे हर टेस्ट के साथ पॉलिश होता चलेगा। एंड सिर्फ आपको केमिस्ट्री में इसका फायदा नहीं होगा, टेम्परामेंटली जब आप बेटर होते जाएंगे तो जब आप मैथ्स की किताब या फिजिक्स की किताब उठाएंगे रिवीजन के लिए, वहां भी आपको इनडायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा कि आप सीधे मुद्दे की बात पर आ जाएंगे, कट टू कट पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो आपकी वहां पे भी आउटपुट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो पूरे उत्साह से, पूरी लगन से, मैं देख रहा हूं कि संख्या वेरिएबल है इसकी आपकी, है ना, बट मेक श्योर दैट पूरे लगन से इसको करें और ये गाड़ी पटरी से उतरने न पाए। चल रही? हाँ बोलिए। सर, जब भी मैं मतलब सुबह टेस्ट देता हूँ तब मेरे नंबर कम हो जाते हैं, और जब मैं शाम को देता हूँ तब मेरे नंबर ज्यादा आते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि काल में निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है ना। तो आप देखें, क्योंकि विद्यार्थियों को लेट नाइट जगने का, पढ़ने का अभ्यास होता है, तो वो आदत की वजह से उस टाइम की आपकी शक्तियां तभी जागृत होती हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जेई जो है वो आधी रात को नहीं होता, वो होता सुबह ही है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जो हमारा एग्जाम का टाइम है उस टाइम पर हमारी शक्तियां चरम पर आए। ये और 1-2 दिन के अभ्यास से होगा नहीं, और इसीलिए ये सीक्वेंस ऑफ टेस्ट और डिस्कशन है, ये वर्कशॉप सीरीज जो भी है, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। तो श्योर ये आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, और ये जो हम 80-90 टेस्ट सुबह सुबह ले रहे हैं, मेरे ख्याल से उतना भी अगर आप कर लेंगे तो हैबिट आपकी ठीक हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। तो वो मैंने 2 केमिकल ग्रुप छोटे छोटे डाउट भेजे थे सर, प्लीज को बता दीजिए। हाँ बता देता हूँ मैं, एक बार पढ़ देंगे। क्या है? हाँ, मैंने आपके मोबाइल में भेज दिया है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे, एक में उन्होंने रेट लॉ दिया था के फॉर केवी में, अब उसमें कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर 0 होना चाहिए था, बट उन्होंने कुछ अलग ही दे रखा है, 20 दे रखा है, मतलब 0.02 आ रहा था और आंसर 20 दे रखा था। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि रिपोर्ट योर आंसर एज x into 10⁻², फाइंड x, ऐसा? नो, वैसा कुछ नहीं था। सिमिलर दूसरे क्वेश्चन में हुआ कि लाइक उसमें वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को बोला था बेस्ड ऑन प्रेशर, एंड अगर हम यूनिट्स को केपीए में ले रहे थे, किलो पास्कल्स में ले रहे थे, तो एक आंसर आ रहा है, और पास्कल्स में ले रहे थे तो एक आंसर आ रहा है, और जो किलो पास्कल्स में ले रहे थे उसका आंसर जेई मेंस वालों ने लाइक एक्सेप्ट किया है। जो पास्कल्स का ले रहे हैं या किलो पास्कल्स का ले रहे हैं? हाँ, अब अगर सारे यूनिट्स को लाइक सारे पार्शियल प्रेशर्स को अगर हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक आंसर आता है, और सबको अगर पास्कल्स में रखते हैं तो एक आंसर आता है। यस सर, ये मैंने भी आपसे पूछा था। अच्छा, देखो एक्चुअली क्या है उसमें, वैसे तो समथिंग इनटू 10⁻² करके है, उसका मैंने तब जवाब भी ब्रीफली दिया था
कि अगर यूनिट्स किलो पास्कल, आइडियली तो क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको न्यूमेरिकल निकालना होता है, तो उसकी यूनिट्स देनी चाहिए कि किस यूनिट्स में वो न्यूमेरिकल आंसर मांग रहे हैं. दे शुड आइडियली स्पेसिफाई इट. फिर वही कहूँगा कि अगर मैंने ये किया होता तो आप मुझे गोली मार देते, है ना. अब जेई ने कर लिया तो क्या करेंगे. तो फिर एक सबसे सहज जो चीज़ आती है वो ये कि अगर उन्होंने यूनिट्स किलो पास्कल्स में दे रखी हैं तो आंसर किलो पास्कल में दे दीजिए. अब किलो पास्कल डज नॉट साउंड लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक यूनिट, बट सिंस दे हैव स्पेसिफाइड इट, गिव द आंसर इन दैट. सुनो एक पास्कल में दो और बाकी 2 किलो पास्कल में, एक पास्कल्स में बाकी 2 किलो पास्कल्स में है. फिर उसमें था रिपोर्ट योर आंसर एज डैश इनटू 10⁻⁻² लिखा था. तो वो डैश क्या आता है, अगर उसको एक बार पास्कल में देखिए, एक बार किलो पास्कल में देखिए, एक इज्जतदार इंटीजर किस में आ रहा है वो किलो पास्कल में. किलो पास्कल में. अगर पास्कल यूज करते तो वो उसमें 1000 और मल्टीप्लाई हो जाता. अब समथिंग इनटू 10⁻² करके कोई देगा, मान लीजिए अगर आंसर 2 है तो आप जेई की साइकोलॉजी देखिए, वो है थोड़े से डम भी. आपको ये मान के चलना पड़ेगा जेई मेन वाले कोई बहुत बुद्धिमान किस्म के प्राणी नहीं हैं. तो whenever you are in doubt in JEE main, you think like an average dumb person can think, and that would be the correct answer. मतलब ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है उनसे मैचिंग बिठाने के लिए. मतलब you should be able, अगर आपको लगता है मैं खुद ही डम्ब हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर जो आपको लग रहा है वही सही है. अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा से बेटर हैं तो then try thinking like a really stupid person would do it. Your answer will match. मतलब I'm not trying to demean JEE. मैथमेटिक्स में ऐसे हुआ सर कि 5 डिजिट आंसर्स भी आए हैं पास्ट में. गणित वाले अपनी माया जाने, है ना. गणित वाले फिर भी थोड़े ठीक होते हैं, ठीक है ना. तो अब इसमें तो मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए आंसर था, मैं ये नहीं कह रहा 5 डिजिट आंसर नहीं, अगर मान लीजिए आंसर 2 होता तो फिर उसको वो 200 इंटू 10⁻² करके नहीं लिखेंगे. मोस्टली उसको 2 पे छोड़ देंगे, 2 आंसर लिखवा लेंगे, ठीक है ना. अब समथिंग इनटू 10⁻² अगर कोई कर रहा है तो ये हो सकता है कि शायद आंसर 0.02 हो तो उसको 2 इंटू 10⁻², या इस टाइप की, या मान लिया आंसर 0.16 था तो उसको वो 16 इंटू 10⁻² करके उन्होंने लिख दिया. तो जिसमें आपको वो जिस किस्म की यूनिट दिख रही हैं उसी में लिख दीजिए कि ये कोई बहुत, आई एम नॉट सेइंग दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. अच्छा होता जेई ये रायता ना फैलाकर सीधे सीधे उसकी यूनिट लिख देता कि इस यूनिट में 2 आंसर. तरीका तो यही है क्वेश्चन पूछने का. पर अगर नहीं किया तो हम उनका कर क्या लेंगे, बात तो वही है ना. तो हम अपने दिमाग को एडजस्ट करके उनके हिसाब से लिखते हैं. और जब पहला वाला क्वेश्चन तो जो भेजा था वो तो पूरा गलत ही है ना. उस हिसाब से उन्होंने ना तो कुछ 10⁻⁻² लिखा है ना कुछ लिखा है. तुम उस क्वेश्चन में अपनी ओर से जोड़ दो, रिपोर्ट योर आंसर एज x इंटू 10⁻², ठीक है ना. अब उन्होंने जो किया उसको जाने दो, है ना. ग्रुप पे आपने भेज भी दिया है शायद, अगर है ना, तो हम अपने में तो करेक्शन करा लेंगे. अब वो ठीक है, अब जेई ने नहीं दिया तो नहीं दिया, अब कौन लड़े उनसे जाके. ओके सर, थैंक यू सो मच. इंक्वायर करना सर आपके पास. बोलिए. ये रिवीजन में अभी जैसे कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, अभी जैसे जो कुछ कंपाउंड जैसे डिविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे सब फाइनल पॉइंट्स हम कैसे रिवाइज करें? एक रिवीजन की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए हमारे यहाँ से? एक्चुअली आपने प्रश्न का उत्तर तो खुद ही दे दिया है श्रेयान. आप देखें, मतलब आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है पर उसका जवाब लगभग आपने दे दिया है. द वेरी आइडिया कि उसमें जैसे फाइनल पॉइंट्स भी हैं ये रियलाइज करना, तो उन्हीं को देखना. भाई आपने वो पॉइंट्स लिख तो रखे ही ना, नोट्स में लिखा है हमने, नोट्स पढ़ लीजिए एक बार. सर नोट्स पढ़ लिया था और ये एक बार देख कर गए थे, बट जब एग्जाम में कुछ रटने में प्रॉब्लम्स आते हैं तब क्या होता है, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो जाती है क्योंकि आधा अधूरा रहता है ना सर. और हमारे एंड से भी लिमिटेशन होती है कि कितना कर ले, क्योंकि नोट्स के भी सवाल हम बना दे, अच्छा उसमें भी आपके सवाल तो काफी अच्छे होते हैं, तो उसको वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है. फिर हमारी शीट के सवाल होते हैं, तो कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम देना है? रिवीजन की प्लानिंग तो कायदे में तभी शुरू होती है जब आपने अपनी थ्योरी पढ़ी होती है. तो जब आपने पहली बार इलस्ट्रेशंस क्लास में लगाए, उसके बाद शीट्स लगाई या क्वांटाइज शीट्स लगाई, तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं हुए, गलत हो गए, बच्चे स्टार लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं.
और अगर आपने हमारे ऐप पर करें तो उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कौन कौन से पहले अटेम्प्ट पे गलत कर लिए थे, तो वो आपको एक अलग सेक्शन है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि मैंने ये गलती करी थी, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। किसी भी चैप्टर में रिवीजन क्वेश्चन मार्क करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब उसका वो चैप्टर खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो गया। क्योंकि शुरू में जब पहली बार पढ़ रहे होते तो बच्चे वेरी गुड, वेरी वेरी गुड कई क्वेश्चनों में लिख देते हैं, बाद में देन दे रियलाइज की तो ठीक है, आसानी था। तो जब एक बार आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, उसका डिस्कशन हो गया, उसका टेस्ट हो गया, नाउ इफ यू अगर आप उस समय वापस आकर डिवोट कर लें आधा घंटा और उसमें रिवीजन क्वेश्चन मार्क कर लें कि ये 10, 15, 20 हाईलाइट क्वेश्चंस हैं जो मैं अगर रिवाइज करूंगा तो मेरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो वो अच्छा, और केमिस्ट्री में तो मतलब थ्योरी ही सर्वस्व है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें भी थ्योरी तो आपको पूरी ही पढ़नी है और कोशिश ये करना है कि एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल आपको याद रहे। और कुछ सिग्नेचर क्वेश्चन ज़रूर हैं जो आप अगर आप रिवीजन के लिए आपने मार्क कर रखे हैं तो वही आपकी हेल्प इस समय करेंगे, अदरवाइज तो वो बहुत लंबा चौड़ा मास है, उसमें से रिवीजन करना कठिन है। क्या कोई एडिशनल हेल्प हो सकती है? एडिशनल हेल्प के रूप में अगर आपको याद हो, हमारी शीटों में अंत में एक APSP दिया हुआ है, एडिशनल प्रॉब्लम्स जो एक्स्ट्रा दे रखी हैं, उसमें जेई मेन पैटर्न और जेई एडवांस पैटर्न एक एक टेस्ट भी है। वो पूरा रिवीजन की दृष्टि से ही उसमें टॉपिक सब टॉपिक कोशिश करी हमने कि सारे कवर कर लें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, इफ नथिंग अगर आपने पहले से क्वेश्चंस मार्क नहीं भी किए हैं तो उसकी मदद से आप कम से कम रिवाइज कर लें, तो वो बनाकर दे रखा है हमने, तो वहां पर भी वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। डिड आई आंसर क्वेश्चन? यस ओके, चलें अब, चलो, Yes, sir. Thank you, sir. have a wonderful day and all the best for tomorrow's exam. God bless you.